बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए, आपसे मुराद हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए इलेक्शन 2023 में नहीं करा सकती। तो जो जनरल इलेक्शन है उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता। लुब्बे लुबाब अगर आप इसका पढ़ें तो उसमें ये कहा है उन्होंने, इसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि धांधली के ज़बरदस्त इम्कानात हैं। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को इंट्रोड्यूस करवाया तो मुमकिन है कि कोई एक बटन दबाए या सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म रखा जाए जिससे आप तमाम रिजल्ट्स को या बड़े पैमाने पे रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर लें। 34 नुकात जो पार्लिमानी कमेटी स्टैंडिंग कमेटी को पार्लिमान की सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को दिए गए, उसके अंदर जो सबसे अहम नुक्ता रखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, नंबर 1, ऑब्वियसली उनको भी इसकी अहमियत का अंदाज़ा है, वो पॉलिटिकल कंसेंसस के हवाले से कह रहे हैं कि जी सियासी जमातों के अंदर अगर सियासी तौर पर एक शख्स उधर देख रहा होगा, दूसरा उधर देख रहा होगा, इत्तेफाक राय नहीं होगा, तो फिर आप इलेक्शन कैसे करवाएंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के तहत, या ई वोटिंग कैसे होगी। तो सबसे पहले तो वो नुक्ता आप जो है हल तलब है कि तमाम सियासी जमातें एक सफ़े पर हों और ये इलेक्शन जो है उस हिसाब से फिर करवाया जा सके कि तमाम लोगों को पता हो कि सियासत में अब मज़ीद गुंजाइश नहीं है इलेक्शन को पुराने तरीके से करवाने की। दूसरा जो नुक्ता इसके अंदर उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल जो है वो पहले आप ठोक बजा के कर लें, उसके बाद आप इन मशीनों को लेनी कौन सी मशीनें। अच्छा, अभी तक ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि तयन ही नहीं हो सका कि कौन सी मशीनें लेनी है और कौन सी मशीनें जो हैं आएंगी, उनका इस्तेमाल कैसे होगा। वो कहते हैं कि जी आप इस्तेमाल करके देख लें, एक पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू थोड़ी सी मशीनें ले लें, उनका इस्तेमाल कर लें, उनको एवेल्यूएट करें और उनको आप फिर बहस व मुबासे का हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने ये किया था, एक पायलट प्रोजेक्ट इलेक्शन कमीशन ने किया जिसमें ये मशीनें इस्तेमाल हुई, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात और सिफारिशात हुकूमत को भिजवाई ताकि इन्हें पार्लिमान के सामने बहस व मुबासे के लिए रखा जाए। तो इलेक्शन कमीशन तजर्बा कर चुका है और ये जो लोग कह रहे हैं कि जी 2017 के इलेक्शन एक्ट के अंदर ये मौजूद थी शिक के इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवाएगा और इस्तेमाल करेगा इन मशीनों को, उन्होंने नहीं किया। तो वो कहते हैं जी हम कर चुके हैं और हमने पार्लिमान को ये भिजवाया था कि आप हुकूमत को भिजवाया था कि पार्लिमान के सामने रखिए ये मामलात जो नुकात हम उठा रहे हैं और उस पर बहस व मुबासा करवाइए। और मज़े की बात यह है, उन्होंने कहा कि जी इसके ऊपर अभी तक कोई बहस व मुबासा नहीं हुआ, जिसका मतलब है ये पार्लिमान के सामने रखा ही नहीं जा सका। और साथ साथ वो कहते हैं कि इस हवाले से सिफारिश की जाती है कि इन मशीनों को पहले मुकामी हुकूमतों या लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस होते हैं या मुकामी हुकूमतों के इलेक्शंस हैं उसके अंदर आप इंट्रोड्यूस करवाइए, बाई इलेक्शंस के अंदर आप इनको इंट्रोड्यूस करवाइए, उसके बाद आप जनरल इलेक्शन के अंदर इसको ग्रेजुअली आप लेकर आएँ, आहिस्ता आहिस्ता मरहलावार इसको आप इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि इसके अंदर पेचीदगियाँ क्या हैं, इसको लेकर कैसे चलना है, वगैरह वगैरह मामलात जो हैं इसके तब डील हो सकें। और फिर उनका कहना है कि जी इन मशीनों में इस्तेमाल में मौजूद पेचीदगियों को मद्देनज़र रखते हुए जो डेडलाइंस दे रहे हैं आपके जी 2023 में जो है इलेक्शन इसके तहत होना ही होना है, उनको वो कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएँ, तंग नजरी मत दिखाइए, इतना सख्त रद्द अमल मत दिखाइए, इसको ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करवाएं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ हैं। वो क्या पेचीदगियाँ हैं आगे हम आपको बताएंगे। 3 नंबर पर तीसरा जो एतराज़ उठाया है उन्होंने, कमीशन कहता है कि जी हमें लगता है कि जनरल इलेक्शन का इनेकाद जो है या जो होना है वो मरहलावार होना चाहिए, जहां गिनती जो है वो सेंट्रल काउंटिंग मैकेनिज्म हो। सेंट्रल काउंटिंग मैकेनिज्म से उनका मुराद है कि एक जगह के ऊपर तमाम रिजल्ट्स जो हैं कंपाइल हो रहे हों, वहां पे गिनती हो रही हो और इस तरीके से इसका मैकेनिज्म को डेवलप किया जाए। और इसका
मरहलावार वो कहते हैं कि जी इसको करवाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर अगर आप एक मरहला मुकम्मल किए बगैर दूसरे मरहले के ऊपर जाएंगे तो पहला मरहला शायद कंप्लीट ना हो सके और उसका बोझ जो है, बोझ तले, दूसरे मरहले के बोझ तले वो दबता चला जाए। तो इसको आहिस्ता फेज के अंदर टेस्ट करके आप इंट्रोड्यूस करवाएं। चौथे नंबर पे जो शिक है वो मशीनों के जरिए इलेक्शन करवाने से आइन के आर्टिकल 226 के अंदर वोट के तहफ़्फ़ुज़ की वो बात कर रहे हैं, उसके खुफिया रखने के हवाले से आइन का आर्टिकल 226 जो उसको तहफ़्फ़ुज़ देता है। वो कहते हैं कि जी अगर आप इन इलेक्शन को 2023 के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के थ्रू करवाते हैं तो बहुत सारी गुंजाइश मौजूद है कि सीक्रेसी जो है बैलेट की वो रहे ही ना, और ये एक आइनी कंडीशन है जिसको फुलफिल करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और अगर ये ना हुआ तो वो जो ज़बरदस्ती वोट डलवाने वाली बात है और वोटों की खरीदो फरोख्त वाले इम्कानात हैं वो बहुत ज़्यादा रोशन हो जाते हैं इसमें। तो ये इलेक्शन कमीशन का चौथा नुक्ता था। पांचवा नुक्ता उनका है कि इलेक्शन इनेकात में शफाफियत का अंसर बुनियादी हैसियत का हामिल है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में ऐसे कई इक़दाम हैं जिन्हें वोट डालते वक्त परखा जा सकता है, इस अमल में मुमकिन नहीं है। वो कहते हैं जी कि जो आम तरीकाकार हमारा शुरू से पहले रहा जाए उसके अंदर आप देख सकते हैं कि वोटिंग के जो मुख्तलिफ स्टेप्स हैं उनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग्स के ऊपर, मशीनों के ऊपर जाएंगे तो वो इक़दामात जो हैं आप उनको परख नहीं सकेंगे। जो बाहर से ऑब्जर्वर एक देख रहा होगा प्रोसेस सिलेक्शन का, उसमें कई इक़दामात जो हैं वो नहीं देख सकेगा कि वो कैसे हुए हैं। तो ये शफाफियत का एक अमल इससे मुतासर होगा। छठे नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल इसलिए वो कह रहे हैं कि ज़रूरी करार दे रही है हुकूमत कि इलेक्शन में ज़बरदस्ती वोट डालने और रिजल्ट में रद्दोबदल को रोका जा सके। उन्होंने कहा जी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें जो हैं उसमें रद्दोबदल या फ्रॉड रोकने का कोई तरीका कार मौजूद नहीं है। तो जो आप बेस बना रहे हैं कि इलेक्शन में शफाफियत होगी, धौंस नहीं होगी, धांधली नहीं होगी, तो वो कह रहे हैं कि हुकूमत इस मामले में बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके अंदर मशीनों के अंदर सॉफ्टवेयर में तब्दीली से फ्रॉड के इम्कानात जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अगर वो कहते हैं कि इसके अंदर तब्दील कर दिया गया तो बहुत ज़्यादा इम्कानात होंगे कि बड़े पैमाने के ऊपर आप धांधली कर सकें। सातवें नंबर पर वो कहते हैं कि गैर तालीमी याफ्ता वोटर्स जो हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से हम आहंग करना ज़रूरी है। अगर पता ही नहीं होगा उसको कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती क्या है तो वो कैसे वोट उसके अंदर डालेगा। उसके लिए एक बड़ी आगाही मुहिम की ज़रूरत है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं। साथ साथ वो कह रहे हैं कि इलेक्शन में तनाज़ात होते हैं, हर इलेक्शन के होते हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाते हैं, ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, उनके लिए लोग अपने अपने जाके शवाहिद पेश करते हैं। वो कहते हैं कि जी अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मुतारिफ करवा दी तो वो किस किस्म के शवाहिद होंगे जो आप लेके जाएंगे ट्रिब्यूनल्स के अंदर और इलेक्शन कमीशन के पास, ना काफ़ी होंगे अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से इलेक्शन हुआ। नंबर 9 पे कहते हैं कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए इसका तरीकाकार को आइन और कानून से हम आहंग होना चाहिए। बहुत सारी तरामीम की ज़रूरत है, तो वो तरामीम जो हैं वो होंगी तो उसके बाद वो कहते हैं कि जी इसको प्रॉपर किया जाएगा इस मामले को। 10वें नंबर पे वो कह रहे हैं मशीनों के इस्तेमाल से इलेक्शन में होने वाले दूसरे फ्रॉड को रोकना मुमकिन नहीं है, जिसमें पोलिंग, आपको पता है हमारे तो इलेक्शन जो पाकिस्तान के अंदर होते हैं उसमें तो बड़ी बड़ी बंदूकें लेके और बहुत सारे लोग जत्थों में आते हैं और पोलिंग बूथ्स के ऊपर कब्जे करते हैं और स्टफिंग करवाते हैं, लोगों को धौंस धांधली से कहते हैं कि वोट तुमने इधर डालना है, इधर ना डाला तो तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो कहते हैं कि इस किस्म के मामलात जो हैं वो रफा दफा नहीं होते, इससे नहीं रोक सकते आप। मिसाल के तौर पे अगर इलेक्शन स्टाफ ही बददियानत है तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बेचारी कितनी दयानतदार रह सकती है उस सूरत हाल में। तो 11वें नंबर पर वो कहते हैं कि मुजवजा वोटिंग के निज़ाम भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए वोटर वेरिफिकेशन का कोई नया तरीकाकार मौजूद नहीं है। वोटर की वेरिफिकेशन का नया तरीकाकार मौजूद नहीं है। फेशियल रिकग्निशन जैसा तरीकाकार वो कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर अंदर हो तो फिर तो हम कह सकते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी, ये कर लेती है। तो तरीकाकार जो होगा वेरिफिकेशन के वोटर का
वो वही पुराना तरीकाकार होगा। 12वें नंबर पे वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम इलेक्शन करवाने का एक महंगा तरीकाकार है। मुल्क में तकरीबन 1 लाख पोलिंग स्टेशन हैं और 4 लाख पोलिंग बूथ हैं, इसलिए 9 लाख मशीनों की ज़रूरत होगी। और नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शन अलहदा अगर करवाए गए तो इसमें निज़ाम को जो मुतारिफ करवाने के लिए, इस वाले निज़ाम को जिसमें अलहदा करवाने जाने मकसूद होंगे नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शन, 150 अरब रुपए दरकार होंगे, ये इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं। उसके बाद 13वें नंबर पर वो कह रहे हैं कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई वेयर हाउस नहीं है जहां ये 9 लाख मशीनें वो स्टोर कर सकें। 14वें नंबर पे कहते हैं कि इस वक्त तक ये भी नहीं पता कि इन मशीनों को कितनी दफ़ा एक इलेक्शन के अंदर इस्तेमाल किया जा सकेगा। इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि जो अभी तक हमें ब्रीफिंग मिली है मुख्तलिफ कंपनियों से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से, कोई कहता है कि जी आप एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको ये डिस्कार्ड करनी पड़ेगी, कोई कहता है कि जी 2 से 3 दफ़ा आप इस्तेमाल कर लेंगे। तो वो सवाल ये उठा रहे हैं कि आप इतने बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करना चाह रहे हैं तो 2, 3 या एक दफ़ा इस्तेमाल के बाद आप इन मशीनों का क्या करेंगे? सड़क के ऊपर रख के नीलाम करेंगे? कोई भी नहीं खरीदेगा क्योंकि वो ख़राब हो चुकी होंगी। अच्छा जी, अब 15वें नंबर पे इस तरीके कार को मुतारिफ करवाने के लिए वो कह रहे हैं कि स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए, स्पेशलाइज्ड लोग और ट्रेंड लोग चाहिए। फ़र्क समझ लें ज़रा, स्पेशलाइज्ड लोगों की जब वो बात कर रहे हैं तो जिनको कंप्यूटर की नो हाउ होगी, एल्गोरिथम की नो हाउ होगी, डाटा की नो हाउ होगी, जिन जिन चीज़ों का मैं जिक्र कर रहा हूं इनकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ है अलहदा, तो वो लोग दरकार होंगे इसके लिए। और जो लोग इलेक्शन कमीशन के इंतज़ामी मामलात इलेक्शन के अंदर फ़राइज़ अंजाम दे रहे होंगे तो उनको तो नहीं आप कह सकते कि जी आपको डाटा का भी पता होना चाहिए, आपको मशीन का भी पता होना चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर का भी पता होना चाहिए, आपको हार्डवेयर का भी पता होना चाहिए। तो वो कहते हैं उसके लिए अलहदा से हमें टेक्निकल स्टाफ दरकार होगा, उसके लिए भी पैसे चाहिए होंगे। 16 नंबर पे वो कह रहे हैं कि ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन के मुलाजमीन बल्कि पोलिंग स्टाफ को भी ट्रेन करना होगा। 17वें नंबर पे वो कहते हैं कि वोटर एजुकेशन या पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन दरकार होगी, ये पहले भी वो बात कर चुके हैं। 18वें नंबर पे वो कहते हैं कि मशीनों को ले जाने और लेके आने के लिए पोलिंग स्टेशन तक एक मुकम्मल आपको ट्रांसपोर्ट का निज़ाम वज़ा करना पड़ेगा। 19 नंबर पे वो कहते हैं कि मशीनों की सिक्योरिटी के लिए अब मशीनों की भी सिक्योरिटी के लिए वो कहते हैं कि जी इंतजाम करें, अगर रास्ते में से कोई ले गया मशीन तो फिर आप क्या करेंगे? उनकी सिक्योरिटी, मशीनों की सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। 20 नंबर पे अगर इस निज़ाम को इंटरनेट के साथ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए जोड़ा गया तो हैकिंग के इम्कानात वो कह रहे हैं कि बहुत हद तक बढ़ जाएंगे कि आपका निज़ाम ही हैक हो जाए, RTS हो जाए 2018 के इलेक्शन की तरह। जिस तरह रात को बैठ गया था ना, आपको पता है एकदम ऐसे हुआ था कि जैसे लाइट चली गई है और तमाम रिजल्ट्स आना बंद हो गए थे और मशीनरी जो है इलेक्शन कमीशन की वो ठप हो गई थी, जिसके बाद एक बड़ा शुरू गौगौ हुआ था। 21 पे वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में जो इस्तेमाल होनी है उन कंपनियों की मलकियत होगी। अगर स्पेनिश है या स्विस है या कोई कंपनी है तो वो कंपनी जो उस टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवा रही है उन मशीनों के अंदर, उनकी प्रॉपराइटी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो ओनरशिप उस टेक्नोलॉजी की उनके पास है, इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। और अगर वो चाहें तो इसके अंदर रद्दोबदल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास सोल प्रॉपराइटरी नहीं है उसकी या उसके इंटेलेक्चुअल राइट्स नहीं है तो ये मामला सीक्रेट होगा। और किसका कंट्रोल होगा? सबसे अहम नुकता, इस सूरत हाल में कंट्रोल किसका होगा? इलेक्शन जो तमाम का तमाम हो रहा है वो ये सवाल उठा रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले। 22 नंबर पे वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का सबसे बड़ा फायदा फौरी रिजल्ट की फराहमी गर्दाना जा रहा है कि जी फटाफट रिजल्ट आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि जी आपको शायद प्रोसेस का पता नहीं है, हुकूमत को वो कह रहे हैं कि फौरी अगर आपने रिजल्ट लेने हुए तो वो कहते हैं कि ये बात सच नहीं है। कैसे? वो कहते हैं कि फर्ज करें अगर एक पोलिंग स्टेशन पे 8 या 4 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आप लगाते हैं, इस्तेमाल हो रही हो तो फौरी रिजल्ट तो दे देंगी उस वक्त वो, लेकिन जो पहले पोलिंग स्टेशन पर वो इकट्ठा होना मकसूद होगा, एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर वो इकट्ठा होगा और उसके बाद फिर वो रिजल्ट जो है रिटर्निंग ऑफिसर को दिया जाएगा।
मशीनों से एक पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट लेके कंसोलिडेट करके रिटर्निंग अफसर को दिया जाएगा। रिटर्निंग अफसर को कैसे दिया जाएगा? या तो फिजिकली जाएंगे वो लोग, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो उसको मैसेज को करेंगे, अगर इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद हुई। फिर क्या होगा जी? उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर फिर इसे वेरीफाई करेगा कि जो मेरे पास रिजल्ट आया है ये ठीक है, सही है, रद्दोबदल तो नहीं है इसके अंदर, और फिर तमाम अपने हलकों के पोलिंग स्टेशनों से ये रिजल्ट इकट्ठा करेगा, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से। और फिर ये इस किस्म का जो इंस्टेंट, वो जो कहते हैं कि आप समझते हैं कि जी बटन दबाएंगे और रिजल्ट सामने आ जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले पोलिंग स्टेशन से इकट्ठा होना है, पोलिंग स्टेशन से तमाम वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाना है, वेरिफिकेशन होनी है, उसने कंसोलिडेट करना है, उसने एक पोलिंग स्टेशन से नहीं लेना, उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर या उस हल्के के अंदर अगर 120, 80, 70, 60, 50 पोलिंग स्टेशन हैं, 30 पोलिंग स्टेशन हैं, तो सारों से वो कंसोलिडेशन होनी है रिटर्निंग ऑफिसर के पास। 23वां नंबर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हक में यह दलील दी जा रही है कि इससे रिजेक्टेड वोट्स भी या जो मुस्तरद शुदा वोट होते हैं उनका मसला एकदम हल हो जाएगा। वो कहते हैं कि जी आप सबसे पहले ये तो डिटरमिन कर लें कि जो रिजेक्टेड वोट्स की बुनियाद के ऊपर दोबारा इलेक्शन करवाए जाते हैं वो कितनी दफा होता है। तो ये भी वो कहते हैं कि दलील कोई ठीक नहीं है। उन्होंने कहते हैं कि जी ये मशीनों को ठीक तरह चलाने के लिए, ऑपरेशनलाइज करने के लिए क्या हम दूसरे इदारों के ऊपर इन्हिसार कर रहे होंगे? ये भी एक नुक्ता उठाया उन्होंने। 25 नंबर पे वो कहते हैं कि वोटों में धांधली, वोटों को ज़ाया करना या किसी तरीके से रद्दोबदल करना, मौजूदा निज़ाम की वो बात कर रहे हैं कि अगर आप धांधली करें या वोटों में रद्दोबदल करें या स्टफिंग करनी हो आपने, तो उसके लिए लोग होने जो ज़रूरी होंगे करवाने के लिए, जिनके ज़रिए ये करवाया जाएगा, कोई रिसोर्स लगेगा, एफर्ट लगेगी, उसको ज़ाया अगर करना ले जाया जाएगा, निकाला जाएगा, तो उसके विटनेसेस मौजूद होंगे। वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने किसी किस्म का कोई सुराग इस हवाले से नहीं छोड़ना, अगर नीयत के अंदर फतूर है और इलेक्शन को मैनिपुलेट करना जो है वो मंजूर है। अच्छा, 26 नंबर पे मजीद धांधली का तरीकाकार बता रहे हैं। एक वोटर जब वोट देने को जाएगा तो इस मशीन से उसको रसीद मिलेगी, वो मशीन रसीद देगी कि जी आपने वोट फलां कैंडिडेट को डाल दिया। लेकिन वो कहते हैं कि बैक एंड पे ऊपर क्या हो रहा होगा? सामने तो आपने बटन दबा दिया मशीन के, लेकिन मशीन का बैक एंड होता है जहां पे रिजल्ट जनरेट होता है, जहां पे कैंडिडेट का अकाउंट होगा। वो कहते हैं जी उस अकाउंट का क्या होगा अगर वो अकाउंट जो है नथी हुआ है किसी और कैंडिडेट के साथ, तो वो वोट जो है उधर मशीन कुछ और बता रही होगी, इधर डाल दिया, पीछे वोट किसी और को भी डल सकता है। ये पॉसिबिलिटी भी मौजूद है उसके अंदर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कहने के मुताबिक। 27 नंबर पे वो कहते हैं कि ये मुमकिन है कि मशीन बनाते वक्त उसमें धांधली की गुंजाइश पहले से ही रखी गई हो। चोर खाना छोड़ दें मशीन के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर छोड़ दें। आपको पता ना वो पेगासस वाला बड़ा रौला पड़ा होता है। आजकल तो बहुत कुछ होता है। आजकल तो आपके दोस्त यार भी जो हैं वो भी आपको मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर भेज के तो आपके एक्टिविटीज़ जो हैं वो चेक कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेट बात है, सिक लोग होते हैं, वैसे ऐसे ज़हनी तौर पे बीमार होते हैं, तो हमारे यहाँ तो बहुतात है ऐसे लोगों की। तो वो कहते हैं जी ये भी हो सकता है इसके साथ। 28 नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर या इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, वो भी आपको पे करना पड़ेगा। 29 नंबर पे कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में ई वोटिंग करवाने की इस्तात की कमी है, तमाम लेवल पर मौजूद है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ई वोटिंग किस तरह करवानी है उसकी इस्तात नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। नंबर 30, ये मशीन बाजार में तो मिलती ही नहीं है। वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन वाले कि आप जाके कहें कि भाई ये 2 रुपए ले लो और 2 मशीनें हमें दे दो, तो वो कहते हैं जी बाजार से तो मिलनी नहीं है। तो जाहिर बात है कि अगर इसमें तकनीकी मसाइल आए तो बहुत चैलेंजेस होंगे। 31 नंबर पे वो कहते हैं कि हमें इलेक्शन मशीनों के ज़रिए एक दिन में इलेक्शन, कहते हैं कि मुमकिन नहीं होगा कि आप रिजल्ट एक दिन के अंदर ले लें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स अगर आपने इंट्रोड्यूस करवाएं, इट हैज़ टू बी ग्रेजुअल, स्प्रेड ऑन अ फ्यू डेज अगर ये प्रोसेस करो। 32, इलेक्शन तनाज़ात में शवाहिद का फुकदान, ये पहले भी वो कह चुके हैं। 33 नंबर पर वेयर हाउस, जहाँ मशीनें रखनी हैं वहाँ पे नमी होगी, डस्ट होगी, उसको कैसे करना है उसकी बात कर रहे हैं। 34 नंबर पे वो कह रहे हैं कि मुतअद्दिद नई और पुरानी जमहूरियतों ने इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनों से दूरी कर ली है।
दूरी का क्या मतलब है मुझे इसका पता नहीं है, बहरहाल कोई पार्शल हो सकता है, अरेंजमेंट कर लिया उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के साथ। हाँ, ये ज़रूर कह रहे हैं कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में ये दूरी हो गई है, जबकि जनूबी अमेरिका में और जनूबी एशिया, ब्राज़ील, इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है वो इस्तेमाल हो रही है। जर्मनी, फ्रांस, नेदरलैंड्स, आयरलैंड और फिनलैंड ये इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को तर्क कर चुके हैं, वो थक गए। वो कहते हैं कि जी हम नहीं कर सकते, इसे हमें माफ़ करते हैं। सिर्फ दुनिया में 9 ममालिक में ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। इंडिया इसे इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि जी बहुत एहतियात से इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसको। और जब मशीनों की फंक्शनिंग के हवाले से स्क्रूटनी के मामला आते हैं कि उनकी सिक्योरिटी के हवाले से कि वो ठीक काम कर रही हैं या नहीं काम कर रही हैं, उसके हवाले से वहाँ पे भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि आर्टिकल 218 सब क्लॉज 3 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो साफ, शफाफ, धांधली से पाक इलेक्शंस करवाए। और उसके लिए ये तमाम नुकात जो हैं उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। बॉल हुकूमत के कोर्ट में फेंक दी है। हुकूमत अब क्या करती है, हुकूमत की ऑप्शंस क्या हो सकती हैं, किसी सेपरेट व्लॉग के अंदर हम इसका जिक्र करेंगे। फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।